ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार 3 दशक बाद आरजेडी का मुस्लिम यादव एमवाई गठबंधन क्यों टूटा? क्या आरजेडी पर अब मुसलमानों को भरोसा नहीं रह गया है? आखिर मुसलमान बाहुल्य क्षेत्रों पर एनडीए की सीटें डबल कैसे हो गई? क्या जाति से ऊपर उठकर हिंदू वोटर्स के ध्रुवीकरण से यह संभव हो पाया, या फिर नीतीश के चेहरे पर जेडीयू को वोट देने वाले मुसलमान वोटर्स ने बीजेपी को भी अपनी वोटों से नवाजा है? जी हां, बिहार में ज्यादा मुस्लिम आबादी सीटों की कुल संख्या अगर देखें तो ये होती है 52। इनमें से साल 2020 में हुए विधानसभा चुनावों में 20 सीटें जिनका वोट शेयर करीब 34.8% बनता है, ये एनडीए को मिली थी। लेकिन इस बार 2025 में सीटों की यह संख्या बढ़कर 39 हो गई है, करीब डबल से एक कम। और वोट शेयर कितना बैठा? 42.2%। तो यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार के मुसलमान वोटर्स की तरफ से जो ये वोट किया गया है, इस ट्रेंड, इस पैटर्न को कैसे समझा जाए? क्या नाराज हो गए हैं वो, अगर अलग विकल्प की तरफ अपनी भूमिका को देख रहे हैं, और एमआईएम क्या एक बड़े विकल्प के तौर पर उनके लिए सामने आ रहा है? सबसे बड़ी बात यही कि एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ क्या अब वोटर मुसलमान जाने को तैयार हो रहा है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मेरे साथ हमारे नवभारतटाइम्स.com के सहयोगी अंजन कुमार मौजूद हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। 90 के दशक में अंजन जी, ये शुरुआत जब 92 में रथ यात्रा को रोका गया था लालू प्रसाद यादव की तरफ से, लाल कृष्ण आडवाणी की, उस दौरान से ही एमवाई का जो समीकरण डेवलप किया था, उसी के आधार पर एक ऐसा इंटैक्ट समीकरण जो आरजेडी से कहीं छिटकने वाला नहीं था। लेकिन इस बार तो चौंकाने वाला रिजल्ट आ रहा है। ये 90 में हुआ था, रथ यात्रा 90 में रुकी थी और 92 में मस्जिद ढही थी। तो 90 से ही लालू ने उस पर काम किया। उसके बाद उनके साथ जो उसके चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें भी उनको फायदा मिला और ये समीकरण वहीं से बना। 92 में फिर मस्जिद टूटी तो उसको और स्ट्रांग होता गया लालू का। वही फॉर्मूला बाद में फिर मुलायम ने भी यहाँ अपनाया था। तो वो अभी तक तो उनके साथ चले आ रहे थे मुसलमान। बहुत अच्छा समीकरण था, आंख उनके देते थे। लेकिन ये जो मुसलमानों को अब लगने लगा हाल में, जब खास के 5 साल पहले जब आई ओवैसी आई, तो उनको लगा जो हमारा अपना कोई है विकल्प, क्योंकि बीजेपी भी बोलती थी एनडीए वाले जी इन मुसलमानों से खाली ये दरी कंबल बिछवाते हैं, इनको कोई जगह नहीं देते हैं, कोई उनका प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। इस बार भी हुआ ये, जो वीआईपी वाले को तो इन्होंने उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ठीक बात। मुसलमान कब से मांग कर रहे थे, तो कम से कम उप मुख्यमंत्री एक मुस्लिम बनाएंगे, ये भी तो घोषणा कर। नहीं, आप उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। अगर आप देखिए ना, जो टिकट बंटवारा हुआ उसमें आप देखिए आरजेडी की तरफ से 50 यादवों को टिकट दिया गया और मुसलमानों की संख्या उसमें बहुत कम थी। अगर आबादी की बात करें, 18% मुसलमानों की आबादी बिहार में होती है, और एमवाई समीकरण की अगर आरजेडी बात करती है तो तभी से ही ऐसा लग रहा है कि मामला बिगड़ता चला गया। मुसलमानों को लगा कि ये हमारा सिर्फ इस्तेमाल ही करते हैं, क्योंकि टिकट की ना तो टिकट उस हिसाब से दिए गए जितनी आबादी है। आप जातीय जनगणना की और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात करते हैं, लेकिन आप जब टिकट देने की बात आती है, उप मुख्यमंत्री की घोषणा की बात आती है, तब आप मुसलमानों को नाराज कर देते हैं। तो ये तो मुसलमानों का ये तो कहना था, जो हम आपसे जब ये जातीय जनगणना हुई तो यादवों से कहीं ज्यादा उनकी आबादी है। लेकिन आप एक तो मुख्यमंत्री अपने ही बनना चाहते हैं, लेकिन हमारा कुछ देते ही नहीं। और बीजेपी के डर से, जो बीजेपी नैरेटिव चलाती है, जो ये तुष्टिकरण करती है, फलाना चलाना, इसके लिए वो मुसलमानों से डरते भी कहीं इनको आगे बढ़ेंगे तो बीजेपी को हमला करने का मौका मिलेगा। तो अब मुसलमानों के पास विकल्प नहीं, लेकिन ओवैसी आए तो लगा जो कोई मेरा अपना है, हम जा सकते हैं। तो इसका प्रयोग शुरू हुआ 2020 में, सफल रहा 5 सीटों पर बीजेपी ने। लेकिन इस बार जिस ढंग से खासकर सीमांचल में, मैंने 5 सीटें तो जहाँ 40% से ज्यादा है मुसलमान, वहाँ तो ओबीसी जीत गए। अच्छा, अच्छे मार्जिन से जीते। 50% से ज्यादा, 40% से ज्यादा जहाँ पर मुस्लिम वोटर है, वहाँ ओबीसी जीते हैं 5। ओके, यानी जो 5 सीटें हैं वो सीटें हैं जहाँ पर 40% से ज्यादा वोटर हैं। मुसलमान वोटर हैं जी।
और 7 सीटें जहां 25 से 40% मुसलमान हैं उसी इलाके में, उसमें एनडीए दूसरे नंबर पर रही। मैं एनडीए जीती है, वहाँ वो जीते नहीं है। यहाँ तो इसका मतलब वहाँ मुस्लिम वोट बटा है, मतलब ओवैसी को भी गया है और महागठबंधन को भी गया है। ये सारी की सारी सीटें जीत गई है, मतलब ये जीत गए, एनडीए जीत गया। और 5 सीटों पर भी जहाँ ओवैसी की पार्टी AIAM जीती है, वहाँ में से 3 पर वो उसने एनडीए को हराया। 2 ही पर महागठबंधन है, मतलब मैंने महागठबंधन की और मुसलमान जहाँ पर देखे नहीं जा रहे हैं। तो उनको ये लग रहा है जो हम क्यों नहीं, और कहीं ना कहीं वो बीजेपी को डराते थे, अभी तक डराते रहे बीजेपी आ जाएगी, तो अब उस डर से उबर रहे हैं, अब वो जोखिम ले रहे हैं। इसी का परिणाम है जो ये तो सीमांचल की बात हो रही है। 52 जो है ये मुस्लिम अच्छे प्रभाव वाले मुसलमान पूरे बिहार में है, 243 सीटों में, उसमें एनडीए का ग्राफ ये बढ़ा है, मतलब करीब 8% वोट शेयर बढ़ गया है एनडीए, प्लस उनकी सीटें करीब करीब दोगुनी हो गई हैं। तो इसका वजह ये है कि मुसलमान अब उस डर से उबर रहे हैं, जो जोखिम ले रहे हैं, मतलब एक रिस्क ले रहे हैं, तो हम ऐसा करेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, एनडीए जीत जाएगी, वो हुआ भी दिख रहा है। तो वो जोखिम ले रहे हैं, मतलब ये बंद के नहीं रहा। नहीं, अभी तक ये कहते थे कि भाई जहां पर एनडीए का उम्मीदवार जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पर है, वहां पर मुसलमान नीतीश कुमार के रहते वोट देते थे, लेकिन जहां पर बीजेपी का प्रत्याशी है एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर, तो वहां पर मुसलमान नहीं देते थे वोट। तो क्या अब ये कहा जाए कि मुसलमान एक अलग विकल्प की तरफ देख रहे हैं? अगर वहां पर एमआईएम नहीं है तो वो फिर बीजेपी के प्रत्याशी को भी वोट दे रहे हैं? नहीं, बीजेपी के प्रत्याशी को दे रहे हैं ऐसा तो नहीं कहना, अभी जल्दीबाजी है, बीजेपी को दे रहे हैं, लेकिन ये रिस्क, ये उनके मन में डर, या बीजेपी जीत भी सकती है, इसी स्ट्रेटजी से वोट करेंगे, इससे वो उबर रहा है। अच्छा, इससे उबर रहे हैं, बीजेपी को वोट दे देंगे ऐसा तो नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन बीजेपी जीत भी सकती है, लेकिन इसके दबाव में नहीं है। उनको लग रहा है कि नहीं, इसके बदले में ये मेरा हित ज्यादा कर सकता है, तो उधर जा सकता है। सीमांचल में 24 सीटें, 17 सीटें जो है एनडीए ने जीती हैं, 5 सीटें यहाँ AIMIM ने जीती हैं, और सिर्फ 2 ही सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीते हैं। ये सीमांचल वाला वो इलाका जहां पर आरजेडी की, कांग्रेस की, महागठबंधन की लहर होती थी, वहां सिर्फ 2 सीटें। अब ये देखिए, जिसमें भी 40% से ज़्यादा वाला, जो 25 से 40% वाला जो पूरा है मामला, या 25 से पूरे 40% वाले सीट पर देख लीजिए, उसमें एक किशनगंज सीट को छोड़ के सुपरा साफ है महागठबंधन का। कोई एक किशनगंज सीट पे कांग्रेस जीती है, कोई भी सीट नहीं जीत पाए महागठबंधन जीत पाए। तो मैंने मुसलमान वोट डाइवर्ट हो रहा है, ये ऐसा पिछली बार से ये दिखाई दे रहा है। और नहीं, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है कि शायद रानीगंज और मनिहारी ये 2 सीटें हैं जहां पर ये महागठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं, और किशनगंज में तो कांग्रेस जीती है। हाँ, किशनगंज कांग्रेस जीती है, मुस्लिम बहुल उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसको एक बार चेक करते हैं। हाँ, मुस्लिम वोटर कितने हैं यहाँ देखना होगा। हाँ, ये बिल्कुल इसको देखना होगा। लेकिन अब ये बताइए कि फिर ये कितनी चिंता की बात है? अब एक बार अगर आपसे छिटक गए हैं वोटर, इनके लिए तो चिंता की बात है। नहीं तो कैसे आप उनको वापस लेके आएंगे? क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा असदुद्दीन ओवैसी का, इस मायने में कि 2020 में अगर आप 5 अपने कैंडिडेट जिता के लाते हैं, विधायक बनाते हैं, उन 5 में से 4 को आरजेडी अपने में शामिल कर लेती है, तब ये डाउट 2025 में था असदुद्दीन ओवैसी के मन में, या वोटर के मन में ये भी डाउट था कि भाई अगर हमने जिता दिया इनको, तो फिर हो सकता है कि एमआईएम की तरफ से जीत कर वो आए विधायक, लेकिन फिर से चले जाएं आरजेडी में। लेकिन एक बार फिर भरोसा किया है, एक बार फिर भरोसा ओवैसी पर किया है। इसमें भी इनकी स्ट्रेटजी की बहुत बड़ी चूक रही है। एक तो आरजेडी की हाँ, कि इन्होंने ओवैसी पर, तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा अटैक किया था। हाँ, उनको एक्सट्रीमिस्ट कह दिया था। बी टीम तो कहते ही हैं बीजेपी कहते रहे, हाँ, बी टीम कहते रहे। लेकिन जब पिछली बार जब उनकी सरकार बनी थी, फिर से नीतीश चले गए थे उनके पाले में, तो स्पीकर जो बने थे तो इसमें बहुत टाई था। तो स्पीकर बनने में वो ओवैसी ने मदद की, तभी उनका स्पीकर बना था। उस समय वो ले लिए थे, उस समय बीटी कम टीम नहीं था उनका। तो ये कहने के लिए कहते हैं। लेकिन जो इनको ओवैसी पर जो डायरेक्ट हिट किए थे, तो उसके बाद ओवैसी ने भी बहुत पर्सनली अटैक करना शुरू कर दिया था तेजस्वी। हाँ, ये मुसलमान में बहुत एग्रेशन आया, जो हमको आतंकवादी कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं। हाँ, इसका भी ये रिजल्ट, उसका भी परिणाम दिखाता है। हाँ, ये बिल्कुल उन्होंने अपनी बात को बहुत ही मुखर तरीके से रखा था, और ये कहा था कि देखिए सीधा अटैक उन्होंने आरजेडी पे किया था। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी को पता था कि मेरे को अगर वोट लेनी है अपने कैंडिडेट के लिए, तो मुझे हमला आरजेडी पर करना पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी का वोटर
जो माना जाता है वो वोट मेरे को करेगा तभी मैं अपने प्रत्याशी को जिता सकता हूं। यूपी में आगे आने वाले चुनाव में क्या आपको लगता है कि एमआईएम का असर देखने को मिलेगा? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कोई खास प्रदर्शन यहां पर हमने नहीं देखा था, लेकिन बिहार में लगातार 5 सीटें 2 चुनाव में मिली हैं एमआईएम को, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिला था 2022 में। ये देखना होगा जब यहाँ पे समाजवादी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होती है मुसलमानों के प्रति। वैसे नहीं ना, ये मुसलमान को ये वोट ये सीट देते रहे हैं, पूरा अच्छे खासे संख्या में देते रहे, तो इसलिए वहाँ पिछली बार इनकी नहीं चल पाया थे वो वैसे। तो ये वही फॉर्मूला यहाँ लागू होगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता। ये अभी नहीं कहा सकता, लेकिन एक अलार्म तो बच गया होगा, एक खतरे की घंटी बज गई होगी, सही रणनीति अपने नहीं तो ये इनकी स्ट्रेटजी समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व भी दिया है, जो वो बचते हैं रहे लालू यादव। क्यों आजम खान को तो आपने बेचारा बना दिया? तो जब वो तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं भुगतना भी पड़ा इनको। आजम खान का पर्टिकुलर कोर्स छोड़ दीजिए तो, लेकिन उन्होंने दिया है, उनको प्रतिनिधित्व दिया है, सीटें भी देते हैं चुनाव में कैंडिडेट। लालू या वहाँ पे आरजेडी डरी है बीजेपी के एग्रेशन से, जो इससे दिक्कत है, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव लेकिन दूर है, अब आरजेडी के लिए क्या रास्ता है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने एमवाई समीकरण की एक नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि एम मतलब महिला और वाई मतलब युवा, यानी कि ये एक तरह से कहा जाए कि अब इस फिर से गठजोड़ को बनाना, इस फिर से वोटर को इंटैक्ट करना बहुत ही मशक्कत वाला काम होगा। प्रधानमंत्री ने जो कहा है, उस बीजेपी उस स्ट्रेटजी पे काम कर रही थी, प्रधानमंत्री ने उसको लाइमलाइट में लाया है। बीजेपी ने इस चुनाव में से पहले ही इस दोनों जो वोट कैटेगरी है उस पर फोकस किया था, महिला और यूथ। खास कर महिला में तो दिखा है, अब यूथ में कितना दिखा है ये तो जब थोड़ा सा और जब इसका डिटेल जब आएगा निकल कर सामने तब पता चलेगा। तो अंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे मसले पर बात करने के लिए। तो अब ये बात तो साफ निकल कर आई है कि मुसलमान वोटर अपने विकल्प और एक मजबूत विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, और जो मुसलमान वोटर को अपनी जागीर समझकर उनको उस हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, उनके लिए जागने का समय आ चुका है, क्योंकि इसका रिजल्ट अब आरजेडी ने भुगत लिया है। अब इसका असर क्या कुछ पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, अखिलेश यादव कैसे से सबक और सीख लेंगे, बाकी देश की राजनीति कहां जाती है, और मुसलमान वोटर अब किस तरह से अपनी आगे की रणनीति तैयार करेगा, इस पर बात लगातार होती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर अपनी कोई राय रखनी होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।